वो हम लोग को डिस्कस कल कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो हम लोग वो डिस्कस कल कर लेंगे, ठीक है। आज जो है हमारा सेशन रहेगा कि कल जैसे हमने ब्लड प्रेशर लिया, पर ब्लड प्रेशर क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमको पार्ट पार्ट में करना है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स पर आते जाते हैं। तो आज जो हम लोगों ने एक उसका पूरा ही एक चैप्टर अलग कर दिया है, जो कि है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी ब्रेन से रिलेटेड। क्योंकि आपका जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा, वो इफेक्ट आपके ब्रेन पर बहुत ज्यादा करता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी, सुमेर सर आ गए हैं, कि सुमेर सर, ओवर टू यू सर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर हम आज बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर मैं ब्रीफ कर दूं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कई बार हमको नर्व्स टिश्यू डैमेज हो सकता है, फिर हमारे पेशेंट कोई कोमा में जा सकता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को हैमरेज हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, ऑटिज्म ऑटिज्म जेनेटिक या किसी इंसिडेंस की वजह से हो सकता है, पार्किंसन हो सकता है, एल्जाइमर हो सकता है, मतलब बहुत वास्ट लिस्ट है। तो उसको समझना है कि अगर हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, न्यूरॉन डैमेज हुआ है, तो कितना ज्यादा हमारा इफेक्ट हमारे ब्रेन, इवन हमारे स्पाइन पर हो सकता है। तो मैं चाहूंगी सुमेर सर हमको इसके बारे में बताएं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएंगी हमारे स्टेम सेल थेरेपी से। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। फर्स्टली आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हुआ मैम, बिकॉज आई वाज नॉट हियर। मैं यहाँ था नहीं, अभी जस्ट आया था थोड़ी देर पहले, कहीं कोई दिक्कत अहमदाबाद में थे हम लोग, आज मीटिंग था, नहीं। ओके थोड़ा सर। सा लेट हुआ। नो नो। प्रॉब्लम मैम। हाँ जी। ठीक है ना, मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। हाँ जी सर। पहले तो आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग के अंदर। और पिछले 7-8 दिनों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ समझने की कोशिश की थी, की होगी और की है, और जो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं शायद वो आपको प्रोवाइड हुआ होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, देखिए हमारे जो सर आप म्यूट हो गए हैं। सुमेर सर आप म्यूट हो गए हैं, मैं यहाँ से कर रही हूँ, वहां से ओपन करिए। हाँ। वेस्ट बंगाल से इमरजेंसी में, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो है कि जो बॉडी पूरा है उसमें भगवान ने हमारे जो ब्रेन को है सबसे ऊपर रखा है। मैडम अगर भगवान चाहता तो वो ब्रेन को इधर सेंटर में भी रख सकता, हार्ट की जगह, या फिर कमर में रख सकता, या फिर पैर में भी रख सकता था, लेकिन उसको टॉप पे क्यों रखा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर, क्या है मैडम, कि हमारा ब्रेन ही टॉप के ऊपर होता है और ब्रेन ही पूरी बॉडी का संचालक है। आपकी बॉडी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, आपका बॉडी क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, आप क्या अच्छा लगाते हो, क्या बुरा लगाते हो, आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी एक्स वाई जेड जितनी भी फीलिंग्स, जितना भी जो कुछ सारी है, वो सारी की सारी अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो हमारा ब्रेन करता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में दो ब्रेन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, और दोनों ही ब्रेन जो है कि लेफ्ट वाला, याद रखना सर मेरी बात, लेफ्ट वाला जो ब्रेन होता है वो राइट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के दो पार्ट हैं, ये अगर सीधा सीधा देखने जाए तो ठेठ ललाट से लेके नाक को होके, मुंह को होके, गर्दन को होके, पूरी बॉडी में जो कि आपका ये जो सेंट्रल कुछ कहते हैं वो होके, तो एक पैर, यानी कि लेफ्ट वाली जो बॉडी होती है, इसके बॉडी के दो पार्ट है, एक लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाली को राइट ब्रेन कम जो है कि कंट्रोल करता है, और राइट वाली बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि क्रॉस कनेक्शन है, और क्रॉस जो है कि कंट्रोलिंग होता है जी। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, देखिए हमारा जो ब्रेन बनाता है, हमारा जो ब्रेन है,
जो है कि उसका जो निर्मात्रा है, निर्मात्रा का मतलब कि उसका जो उसको जो बनाने वाला है, उस सेल को कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, तो न्यूरॉन सेल ही हमारे इस ब्रेन को बनाता है, और न्यूरॉन सेल का ही ये काम है कि वो पूरी बॉडी का संचालन करे, आदान पर मतलब कि जो मैसेजिंग है उसका आदान प्रदान करे, फीलिंग्स को समझे, मेमोरी वाली बात यानी कि जो बातें याद रखने वाली होती है उनको समझे, कौन अच्छा बोल रहा है कौन खराब बोल रहा है उसका विश्लेषण करे, याद कैसे रखा जा सकता है, सोचा कैसे जा सकता है, वो सारे के सारे काम जो है कि ब्रेन के हैं जी। और जब ब्रेन किसी ब्रेन कारण मतलब कारण के ऊपर हम लोगों ने कल बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी, अगर आपको पता हो तो। जब ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। हैमरेज का मतलब है कि अगर आपका बीपी इतना फास्ट हो गया है, इतना जोरदार हो गया कि एक झटका जो ब्रेन को लगा तो सारे के सारे न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, और न्यूरॉन अगर डैमेज हो गए तो उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो आना शुरू। पहला, आप पैरालिसिस में जा सकते हैं। दूसरा, आप कोमा में जा सकते हैं। तीसरा, आपकी याददाश्त बिल्कुल कम हो सकती है, मतलब कि आपको कुछ याद ही नहीं रह रहा। एक चौथी बीमारी और होती है जिसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा आज इस सेशन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैडम कि चल सकते हैं, उठ सकते हैं, फिर सकते हैं। लोग उनको शायद पैरालिसिस वाला ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको क्या होता है कि हर 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर जो है सर म्यूट। कंट्रोल घुमा लेते हैं। कंट्रोल का मतलब यह है कि एक लेडी ऐसी है मैडम की जो 10-20 मिनट तक आराम से बातें करेगी, चलती रहेगी और चलते चलते ही गिर जाएगी। उसका बैलेंस मतलब कि बॉडी के ऊपर से कंट्रोल घूम जाता है, और जब बॉडी के ऊपर से कंट्रोल घूमता है तो बंदा गिर जाएगा, सीधी बात है। मतलब वो घुमा ले, वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर आपकी एपिलेप्सी जो मैडम ने अच्छा बताया अभी, मतलब कि एपिलेप्सी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति जो है कि बेभान हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुंह में से झाग निकलने लगता है और 2-4 मिनट के बाद में वो वापस ठीक हो जाता है। एपिलेप्सी इसको कहते हैं, गुजराती में इसको खैंच कहते हैं। ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है मैडम। मतलब ये है कि अगर ब्रेन खराब तो सब खराब, इतना समझ लीजिए आप। अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आप जो है कि कोमा में जा सकते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, आपका सोचने विचारने का ढंग बदल सकता है, आप हाइपर हो सकते हैं, कभी लोअर हो सकते हैं, आप जो है कि जैसा कि मैंने बताया था कि वो कौन सा सिंड्रोम कहते हैं वो हो सकते हैं। मतलब कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है कि ब्रेन से रिलेटेड है, और ये सारी प्रॉब्लम अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तभी होती है जब आपका न्यूरॉन सेल डैमेज होता है। आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी ये पूरा पत जाता है मैडम, 5 मिनट मेरे लिए रखना लास्ट में। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, याद रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ सारे दूसरे भी हैं, बहुत कुछ सब कुछ है, कई सारी चीजें चल भी रही हैं, तो उनसे मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा। आप मेरे लिए 5 मिनट बचा के रखना लास्ट में। लेकिन इतनी बात ये पक्की है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कि न्यूरॉन सेल से रिलेटेड है। जब न्यूरॉन सेल डैमेज होता है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, फिर वो ऑटिज्म हो कि डाउन सिंड्रोम हो जी। तो ये सारी बातें हैं, आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं आज किसी को नहीं पूछूंगा, जैसा कि मैडम ने बताया था, उसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम हमारे पास कम है। मैडम आप सुबह सवाल शुरू कीजिए तुरंत। सर मैं इसमें पूछूंगी, जो लोगों को वर्टिगो हो जाता है, जैसे कभी चक्कर आने लगता है, कान के पीछे जो नस है उसमें प्रॉब्लम, तो वो चीजें भी इससे सॉल्व हो जाती हैं क्या? हम्म, देखिए ये जो वोटिगो आपने बोला है, कान के नीचे वाली नस की प्रॉब्लम मतलब दुखने लगती है उसकी, तो एक्चुअली क्या है कि मैडम ब्रेन को क्या चाहिए होता है, तो ब्रेन को भी जो है कि न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी जो है कि ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी जो है कि मिनरल चाहिए। क्योंकि ब्रेन के सेल को भी वो चीजें चाहिए होती है। तो ये सप्लाई करने के लिए जो हमारी नस होती है, ये जो कान के पीछे से निकलती है, तो ये उन सबको सप्लाई करती है। और जब ये किसी वजह से ये नस जो है कि ब्लॉक होती है, मतलब कि किसी वजह, इसके बहुत सारी वजह है। मैंने कल ये वेसल्स के ऊपर बात कर ली थी कि क्यों हमारी जो है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है। वो जब ब्लॉक होती है तो जितना ब्लड ब्लड क्योंकि ब्लड के साथ 3 चीजें जाती है ना,
तो जितना ब्लड ब्रेन को सप्लाई होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, चक्कर आना, मतलब कि चक्कर आना शुरू होगा। चक्कर आने का मतलब ये है कि बैलेंसिंग आपका रहेगा नहीं। तीसरी एक और अच्छी बीमारी है जिसका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, माइग्रेन। कल राइट। कल हम शायद इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए थे। माइग्रेन यानी कि आधा माथा दुखना। ये आधा से इधर वाला जो सिर दुखता है ना मैम, कई लोगों को ये वर्षों से दुख रहा है, मिटता ही नहीं, जितना भी ट्रीटमेंट ले लो, उसकी वजह यही है। और इसके अंदर जो है कि हमारा स्टेम सेल 1000% काम करता है, और इतना अच्छा काम करता है कि जिसको माइग्रेन सतत है, अगर 2 साल से उसका आधा माथा नहीं रुक रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है जो भी आपने बताई है। चक्कर की वजह भी यही है, और दूसरा ये माइग्रेन की वजह भी यही है। और इसका सॉर्ट आउट हमारी प्रोडक्ट कर सकती है, क्योंकि उसका जो ब्लॉकेज है उसको ओपन कर सकती है, उसकी वेसल्स को मजबूत कर सकती है, और ब्लड के फ्लो को जो है कि एकदम जैसा रेगुलर में होना चाहता है उतना हमारा स्टेम सेल कर सकता है। और माइग्रेन वाले लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। 3 महीने खा लेना, उसके बाद तुम्हारा माथा कभी नहीं दुखेगा। जी, आगे सर बोलिए। एक और चीज है कि जैसे कि हम कोई पेशेंट कोमा में है, उसका ब्रेन पूरा ही टोटली डेड बोल दे हम, ठीक है, हार्ट चल रहा है पर जी। ब्रेन डेड है, उस पर क्या रिजल्ट है सर? हम्म। देखिए मैडम, मैं आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसका ब्रेन डेड हो जाता है उसकी बॉडी भी डेड हो ही जाती है, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब हमारे पूरे शरीर, ब्रेन डेड होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएंगे। जी। जिसका भी ब्रेन ब्रेन हेमरेज होता है, तो ब्रेन हेमरेज होने के बाद में वो बंदा जिंदा रहना शक्य नहीं है। पहली बात तो ये है। तो ब्रेन जब डेड हो जाता है तो आदमी की बॉडी डेड ही हो जाती है। लेकिन एक सवाल और भी है जो मैडम ने शायद नहीं कर पाए, मैं आपको खुद बताना चाहूंगा। और वो सवाल ये है कि ब्रेन के ऊपर जब झटका लगता है, वो 100% डेड नहीं होता, कुछ परसेंट वो जिंदा रहता है। राइट। और कुछ परसेंट जब वो जिंदा रहता है तो उस जो सिचुएशंस को कहा जाता है वो कोमा कहा जाता है। कोमा का मतलब यह है कि उसको और कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो मरा नहीं। कुछ नहीं पता है उसे कि वो कौन है, किधर से आया, क्या हुआ, कहाँ उसकी बॉडी किधर, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन चूंकि पूरा ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है अभी, और जब पूरा, क्योंकि पूरा ब्रेन डैमेज होता ही तो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो तो उसको मरना तय ही है। लेकिन पूरा डैमेज जब नहीं होता है ब्रेन, और कुछ पार्ट हमारे ब्रेन का जो है कि लाइव होता है, तो उस कंडीशंस को जो है कि हम कह सकते हैं कि वो कोमा में चला गया। और कोमा वाला व्यक्ति जो है कि कब वापिस आएगा, इसका न तो कोई डॉक्टर जवाब देता है नहीं आप और मैं जवाब दे सकते हैं। कि कोमा वाला हो सकता है कि वो 2 दिन भी जिए, 5 दिन भी जिए, 10 दिन भी जिए। और मैंने तो ऐसे कई कोमा वाले देखे हैं कि जो 5-10 वर्ष भी जिए हैं। उनको बेड के ऊपर ही जो है कि सारा का सारा सब कुछ होता है। तो इस मामले में हमारी प्रोडक्ट 1000% काम करती है। और वो क्यों करती है, कई लोगों को क्या है, हमने तो देखा है जो कोमा में थे वो 3 दिन के अंदर भी बाहर आए हैं। क्यों बाहर आए हैं कि जितने जो है कि न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन सेल जो डैमेज हो गए थे, जो है कि डैमेज हो गए थे, तो वो अगर वापिस तैयार हो जाते हैं तो ब्रेन वापिस बन जाता है मैम। और ब्रेन वापिस बन जाता है तो उसका संचालन होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी कोमा वाले लोग हैं, कोमा में भी कई टाइप्स होते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि 3 दिन में कोमा वाला अगर ब्रेन उसका 75% डैमेज हो चुका है तो वो 3 दिन में नहीं बाहर आएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसके अंदर 3 दिन के अंदर भी बंदा बाहर आ सकता है। मेरा ही एक बंदा है जिसके पापा 3 दिन में बाहर आए थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये 10 साल, या सॉरी 10 महीना के 6 महीना कब आएगा हमें नहीं पता। लेकिन डॉक्टर्स को बिना बताए वो प्रोडक्ट देना शुरू किया था, और 3 दिन में वो कोमा से बाहर आए थे। और 5 दिन के अंदर उनको आईसीयू में से जो है कि बाहर ले आए थे। इसलिए मुझे पता है कि कोमा में ये प्रोडक्ट बहुत काम करती है। और कोमा होने का कारण आप देख लिया है। लेकिन अगर उसका 75%, सिर्फ 5% भी अगर ब्रेन बचा है, और अगर आप उसको लोडिंग डोज देना शुरू करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने भी गहरे कोमे में अगर बंदा गया हो, 2-4 महीने में बंदा बाहर आ सकता है मैम। ये हमारा स्टेम सेल कर सकता है। यस, सर आगे बोलिए। एक और है एज रिलेटेड फैक्टर, जो है एल्जाइमर और पार्किंसन। आदमी भूल जाता है, और दूसरा उनका एक तो होता है ना, बॉडी पार्ट शिवर करता है, यानी चम्मच भी हम्म। पकड़ना है, पेन भी पकड़ना है, तो कभी कभी सही है, सही पूरा है। बैलेंसिंग सही चला है, सही जाता है। तो है। एब्सोल्युटली उसमें राइट मैम। उसमें क्या काम करेगा जी। सर?
जी, जो पार्किंसन होता है, पार्किंसन को लोगों को समझना चाहिए कि पार्किंसन नाम का जो रोग होता है ना सर, उसमें क्या होता है कि आपके हाथ पैर ध्रुजने लगते हैं। आप खड़े होंगे तो भी आप हाँ, 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 ऐसे होंगे। हाथ में किसी चीज को पकड़ लिया तो भी आप यूं। और ऐसे लोगों की गर्दन भी यूं यूं करती है मैम। जी। पार्किंसन का मतलब भी यही है। पार्किंसन भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है कि जो न्यूरॉन सेल इस बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो जब डैमेज होते हैं तो वो उनको कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए बॉडी जो है कि ऐसे तैसे वैसे तैसे जैसी चाहती है वैसे जो है कि, मैंने कहा ना कि जब आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू होता है तो ब्रेन जब अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल घुमाता है तो आप कहाँ गिरेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर आपके हिलेंगे। एक चाय की प्लेट पकड़ने वाला बंदा चाय पीते 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 यूं यूं करेगा। तो ये सारी बातें ये होने का सबसे बड़ी वजह है कि, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ड्रिंक है मैडम, आज के जमाने में अल्कोहलिक चीजें लेनी। दूसरी जो है कि जितनी भी ये अपनी नशे वाली चीजें हैं उनका यूज करने की वजह से अक्सर ये हुआ करता है। और पार्किंसन जिसको भी हुआ है, इसका भी ये 100% सॉल्यूशन ला सकता है। क्योंकि आप समझिए ना मैडम कि हम मूल में काम कर रहे हैं। अगर हमारा न्यूरॉन सेल अगर वापस रिएक्टिवेटेड हो जाता है, न्यूरॉन सेल जैसे पहले से काम कर रहा था वैसा करना शुरू होगा, तो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और पार्किंसन इस, हमने कई लोगों के मिटाए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग पार्किंसन के थे, उन लोगों का हम लोगों ने जो है कि ट्रीट दिया है। 6 से 8 महीना उनको भी लेना पड़ता है, रोज के 3 शीशे मिनिमम देने होते हैं उनको। पार्किंसन से जो है कि इसका छुटकारा मिल ही जाता है। नेक्स्ट बोलिएगा। सर एक और चीज है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। अब ब्रेन ट्यूमर में हम्म। मोस्टली लोग जाते हैं ऑपरेशन के लिए, पर मैं समझती हूँ कि ब्रेन में इतनी सारी नसें हैं, एक आध भी नसें इधर उधर होगी तो आप पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या वो हम्म। ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है सर? हाँ, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पक्की बात, मतलब कि मैं मेन बात क्या है, देखिए, ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर मैडम एक्चुअली प्रोटीन्स का बनाया हुआ एक गट्ठा होता है। प्रोटीन्स का प्रोटीन का बना हुआ एक गट्ठा होता है। वही जो है एक जगह अगर जमा हो जाता है तो वो फिर जो है कि ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर को निकालने के लिए जो है कि डॉक्टर्स लोग जो है कि ऑपरेशन के बारे में सलाह देते। ट्यूमर का दूसरा नाम यही है सर कि एक छोटी सी गांठ ही होती है सर, गांठ जैसा ही कुछ होता है जो हमारे ब्रेन में बन जाता है। और जब ब्रेन में बन जाता है तो उसकी वजह से जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम, सिर में दर्द होना चालू होगा। फिर उससे रिलेटेड जितने भी वेन्स है उनको ब्लड सप्लाई बंद होगा, तो उसके लिए जो कि पूरी बॉडी के, मैंने कहा ना जब ब्रेन में प्रॉब्लम आता है तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कैंसर की गांठ को, कैंसर की जो गांठ होती है मैम, चाहे इंटेस्टाइन में हो, चाहे फिर वो स्टोमक में हो, या फिर हार्ट में हो, कि कहीं भी हो, ट्यूमर का भी दूसरा नाम कैंसर ही होता है मैडम। एक प्रकार से अगर देखना जाए तो ट्यूमर भी वही होता है। तो अगर कैंसर की गांठ को हमारा स्टेम सेल खत्म कर सकता है, तो ये भी जो है कि खत्म हो ही सकता है। और एब्सोल्युटली होता है। ऐसे कई सारे केसेस हम लोगों के सामने आए थे जिनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई जल्दी करके ऑपरेशन कराना ही चाहता है तो मेरे भाई आपको मेरा एक सॉल्यूशन या फिर एक सजेशन जरूर है कि जिसका भी इस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, 99.99%, मैं खाली 0.1% को छोड़ के 99.99% बंदा जो है कि या तो कोमा में चला जाता है या फिर पैरालिसिस में चला ही जाता है। क्योंकि ब्रेन को जो कि ऑपरेट करना यानी कि ब्रेन को फ्रैक्चर करने जैसा होता है। और जब ब्रेन फ्रैक्चर होता है तो उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। और जब डिस्टर्ब हो जाती है तो बंदा पागल भी हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको अगर आप लेते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का आपको जो है कि सर्जरी कराने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती है, और नहीं पड़ेगी। ऐसे भी हम लोगों ने केस सॉल्व किया है मैडम, ये जो है कि अपने प्लांट स्टेम सेल से। नेक्स्ट बोलिए।
सर एक और चीज है, एक है ग्यूलेन बारेन सिंड्रोम, जीबीएस वायरस। एक टाइम था जब हमको 1000 में से 2-4 पेशेंट ही मिलते थे, पर अब डे बाय डे जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है, जो कि हमारे शायद इम्यूनिटी को हैम्पर करता है, उसके बाद डायरेक्ट हमारे नर्व्स को डैमेज करता है। तो उस पर क्या आप बोलेंगे सर? देखिए, जो जीबीएस जीबीएस बैक्टीरिया, मतलब कि जीबीएस जो है कि बैक्टीरिया के वायरस। बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक होता है और वो सीधा इम्यूनिटी के ऊपर ही हमला करता है। हेलो। और वो इम्यूनिटी के ऊपर हमला करता है। इम्यूनिटी जब डैमेज होने की उसमें आती है कगार में, तो फिर वो पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब जीबीएस की वजह से कोई इंडिविजुअली एक रोग होगा ऐसा नहीं है। उसकी वजह से जो है कि आपकी बॉडी में जहां पर भी थोड़ी सी भी कमजोरी दिखे ना, वो रोग उठ जाएगा और उसको जो है कि करना कि वो नहीं हो पाएगा। तो आपको और मुझे इस बात को समझना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट, हम पिछले 7 दिनों से बात कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट किसी को मारती नहीं, जीबीएस को भी मारेगी नहीं, क्योंकि किलर प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन इसको मारने का काम कौन करेगी? हमारी इम्यूनिटी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो जीबीएस नाम का वायरस जो है कि खत्म करने की ताकत रखती है। एक बात आप दिमाग में पक्का रखना सर, कि इम्यूनिटी जितना छोटा शब्द है ना, है, ये उतना ही बड़ा काम करता है। जी। अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है कि 4-5 शब्द से मिलके बना है, ई मी न्यू यू टी। ये 4-5 शब्द से मिलके मिला है, लेकिन ये जिसका मजबूत होता है और ये जिसका ताकतवर होता है वो दुनिया का बादशाह बन जाता है। यानी कि उसको कोई नहीं छू सकता, उसको कोई नहीं। सर सीधी सी बात है, आपकी सेना अगर मजबूत है, अगर हिंदुस्तान की सेना इतनी मजबूत है, इतनी जबरदस्त है, तो दुनिया की कोई देश की ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करके उसको हरा ले। और अगर ऐसी ताकत नहीं है तो वो दुनिया का बादशाह बनने की कवायद रख सकता है। ऐसे ही इम्यूनिटी की जो है कि हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। और जब इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो ऐसे किसी भी वायरस को गांठा नहीं जाता, उसको मरना तय है। और उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आना भी तय है। यस मैम, आगे बोलिए। सर एक और प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पाल्सी, यानी इस पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि स्टेम सेल काम करेगा। मतलब ये हम जब बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? सेरिबल पाल्सी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो कल मेरे गुरु खुद आने वाले हैं अच्छा। आपकी मीटिंग में क्योंकि उनके डैडी को खुद को था ये। अच्छा। ओके। सेरिबल पाल्सी की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके पापा को खुद थी। वो खुद ही कहते हैं कि हमने दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स को बता दिया था कि भाई इसका क्या हो सकता है, तो सबने एक ही बात बोली थी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कल सर खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे इस बात को कि उनके पापा को ये प्रॉब्लम, जब से स्टेम सेल उन्होंने 2 साल तक खिलाया था, इसके बाद उन्हें नहीं लगता, अभी 7-8 साल से उनको कभी सेरिबल पाल्सी की प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कल खुद अपने मुंह से ही बोले, यही ठीक रहेगा मैम। यस। सर हमारे पास अगर आप ये हमको इजाजत दे तो हमारे पास एक जीबीएस वायरस का एक पेशेंट है जिनके फादर कुछ शेयर करना चाहेंगे। उमेश जी, आप हैं क्या? उमेश जी, म्यूट म्यूट। हेलो। हाँ, उमेश जी बोले हाँ थे जी, जरा। नमस्ते सर। हाँ, अब तो चलने लगा है। ओके। हाँ लेकिन बोलिए बोलिए सर, वो मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हाथों और पंजा की जो मूवमेंट है ना, स्मॉल मूवमेंट, वो अभी बाकी है। अभी चलने लगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है जीबीएस में। 3-4 महीने हो गुड गए गुड। मैं खिलाता हूँ उसको। अच्छा। अच्छा, तो बॉडी उनको पहले रिजल्ट जितनी अच्छा हिल मिल रहा रही, है ना सर? हाँ अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल मूवमेंट है ना, हाथ के पंजा और पाँव की, वो फुट ड्रॉप हाँ का हाँ हाँ। प्रॉब्लम है। हाथ की हाँ स्ट्रेन का हाँ। वो अभी नहीं मिला है। वो थोड़ा थोड़ा बाकी शाबाश है। शाबाश। बहुत बढ़िया सर, इनको रेगुलर जैसा बताया देते जाइए, वो ठीक हो जाएंगे 100%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पहले पहले 1-1.5 महीने हाँ तो हमने 3 टाइम दिया। अब 2 टाइम दो दो देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस सर, ये 2-3 महीने मेरा तक कहना अच्छा है। इतना ही है। जी। हाँ। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा कहना इतना ही है कि सर देखिए, आपका जो फाइटो सेल है वो 100% रिजल्ट देता ही है। खाली थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है। और दूसरा यह है कि हमें उसे जैसा डोज बताया गया है ऐसा हम ले हाँ। लें। अगर ऐसा हम लेते हैं तो इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है।
कि जिस चीज के लिए आपने जिस इस चीज को लिया है उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा आएगा और आएगा ही। जी, तो बढ़िया मैंने लगा सर दूसरे आपको। कंपाउंड को भी दिलाया है सर। वाहो, क्या बात है, शाबाश। मैंने भी नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है सबका। सर मैं इसमें जी खाली अभी ऐड ऑन करूं, उमेश जी के कंडीशन में जब हम इनको मिलने गए थे, उनका बेटे को खड़े होने के लिए नी को प्रेस करना पड़ता था, तब वो खड़ा हो पाता था। यानी वहां पर भी कुछ ओहो। भी मतलब बहुत खराब करने, वैसे वो माइंड से बहुत अच्छा है, लेकिन नी को प्रेस हम्म, करेंगे तो वो खड़ा हो गया। और हाँ, आज ऐसा है कि वो जी। बहुत अच्छा चल रहा है, खाली थोड़े थोड़े मूवमेंट्स बच गए हैं अभी। आ जाएगा मैम, वो भी आ जाएगा। आपको जैसे रेगुलर बोला गया है उस तरीके से लीजिए। वो एक दिन अकेला अपने दम पे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अगर आपको इसको दौड़ की किसी हमें सपोर्ट नहीं प्रतियोगिता देना में पड़ता है भागीदारी इसमें। करवानी है तो भी आप करवा पाएंगे सर। जी। बराबर। थैंक यू, सर हाँ, थैंक यू श्योर सर। करवा पाएंगे सर। जी। हाँ सर, एक ओके। और कंडीशन है, मैं उसको खाली पूछूंगी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डिस्टॉफी। डिस्ट्रोफी ये भी एक जी। रेयर है। ये ये मेरे एक पेशेंट को ही है, मतलब वर्ल्ड के हर जगह से बोल दिया गया है कि कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता मैम, उसका नहीं हो सकता। सच हाँ। बात है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्चुअली भगवान बचाए कि ये किसी को हो नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ऐसा होता है मैडम कि उसके मसल्स ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े का मतलब हाथ यूं हो जाएंगे, पैर यूं हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो मतलब आप उसको देखेंगे तो जैसे कोई डिस्को कर रहा हो ना, ऐसा लगेगा अगर खड़ा करेंगे तो। मतलब किसी को शौक नहीं है कि वो ऐसा करे, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ किधर जा रहे हैं, पैर के मतलब मसल्स ही पूरे टेढ़े मेढ़े। माई मीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ये है कि जो मसल्स हमारे जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम जो है कि क्रिएट होती है। और इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वैसे भी सर, उसका क्या बात कर रहे हो, जितने भी जो है कि अंदर से पैदा होने वाले रोग हैं उनका वैसे भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें हम कोई ट्रांसप्लांट भी तो नहीं कर सकते। अगर हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा डाला जा सकता है ट्रांसप्लांट करके। किडनी काम नहीं कर रही है तो किडनी को दूसरा डाला जा सकता है। लीवर काम नहीं कर रहा है उसको जो है कि ट्रांसप्लांट। लेकिन मस्कुलर मसल्स आप कैसे दूसरे डाल सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो थेरापी है वो इतनी जबरदस्त थेरापी है कि आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी ये दूर कर सकती है। 3 साल का वक्त लगता है सर। 3 साल अगर लेने के लिए कोई बंदा तैयार है, एडल्ट है, रोज का 3 सैचेट लेना पड़ेगा। 2 से 3 साल उसको लगेगा। लेकिन उसकी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो पूरी की क्यों? क्योंकि ये जो मस्कुलर होता है ना, ये पूरा सिस्टम होता है सर अपनी बॉडी के अंदर। और इस पूरे सिस्टम को ही रिजेन्युएट करना पड़ता है। और इस सिस्टम के पीछे हमारे जो मसल्स के जो सेल, हम बोलते हैं ना सर कि सबसे डीप में क्या है। मैंने पहले दिन जहां से शुरू किया था कि हमारे डीप में क्या है, मतलब कि बेसमेंट में क्या है, सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं, मसल्स। और बहुत सारे मसल्स मिलके क्या बनते हैं, मतलब कि टिश्यूज। मतलब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद मसल्स बनते हैं। तो टिश्यूज जब बिगड़ता है तो मसल्स बनता है। तो आप एक बात याद रखना कि जब सेल सुधरता है तो टिश्यूज सुधरते हैं, और टिश्यूज सुधरता है तो मसल सुधरते हैं, और जब मसल सुधरते हैं तो ऑर्गन सुधरते हैं, और ऑर्गन जब सुधरते हैं तो सिस्टम सुधरती है, और सिस्टम जब सुधरता है तो बॉडी अपने आप सुधरती है। जी। तो हम लोगों का काम, मतलब ये जो फाइटोसेल का काम है वो डायरेक्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर है और सेल के ऊपर काम है। तो सेल जब वापिस सुधर जाता है मेरे भाई, तो आपसे आपके मसल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। लेकिन चूंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर यानी कि जो मसल्स हैं वो सारे के सारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर असर होने में वक्त लगता है। और इसका बाकी कोई तरीका भी नहीं। आप कुछ भी करके देख लेना, किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो 2 5 10 करोड़ रुपया भी खर्चा करके देख लेना, मसल्स कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। यानी कि मसल्स का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। इसको इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जब तक स्टेम सेल थेरापी नहीं थी तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता था। जिसको ये हो गया वो जिंदगी भर रहेगा और इसी की वजह से मरेगा और ऐसे ही रह के मरेगा। लेकिन अब ये संभव हुआ है सर कि जब स्टेम सेल थेरापी आ गई है तो उसके मसल्स वापिस रिपेयर हो सकते हैं और रीजनरेट हो सकते हैं और पहले जैसे वापिस हो सकते हैं। जी।
सर आप बोल रहे थे आपको टाइम चाहिए, पर मुझे लगता है आपके हाँ पास 1.5 हाँ, मिनट ही जी है। जी जी, आपने बहुत ठीक बताया। मैं आज एक विशेष बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, जो मैडम ने मुझे तीसरे दिन पूछी थी, लेकिन शायद हम लोग उसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं कर पाए। वो चर्चा ये थी कि देखिए, मार्केट के अंदर आपको हजारों चीजें मिल जाएगी जो इन सारी चीजों के लिए बोलेंगे कि भाई ये ठीक, इससे ये ठीक होता है, ये इससे ये ठीक होता है, इससे ये ठीक होता है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, हम दूसरों से अलग क्यों हैं, इस बात को आपको समझ लेने की सख्त जरूरत है सर। जितने भी मार्केट के अंदर अभी तक, हम आज भी देखा था सर, एक जितने भी, चाहे वो यूएस से हो या फिर यूके से हो, लंदन या फिर जापान से हो, या फिर एक्स वाई जेड कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो है कि सप्लीमेंट अगर मार्केट में उपलब्ध है, तो वो लोग मैडम क्या कर रहे